हेलो एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में। अपन ने स्टैटिक फ्लूइड कंप्लीट कर लिया था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे और सही ढंग से कंप्लीट भी किया। अब आगे बढ़ते हैं अपन डायनामिक फ्लूइड में। ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड का मतलब था जब फ्लूइड कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, तो उस पर अपन ने एक्सेलरेटेड फ्लूइड के भी क्वेश्चन किए, रोटेटरी फ्लूइड के भी क्वेश्चन किए, वो सारे क्वेश्चन अपन ने देखे। ठीक, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं डायनामिक फ्लूइड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फ्लूइड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायनामिक फ्लूइड। क्लियर बातें? देखो, डायनामिक फ्लूइड क्या मतलब क्या होता है? व्हेन फ्लूइड इज नॉट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर देन दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड डायनामिक फ्लूइड। जब फ्लूइड जो होता है वो अगर कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे ना हो तो उसे क्या कहते हैं? डायनामिक फ्लूइड। जैसे कि अपन पाइप जो होते हैं, पानी गिराने वाला पाइप, उसके अंदर पानी बहता रहता है, तो वो डायनामिक फ्लूइड का एक एग्जांपल है। ठीक है, बहते हुए पानी, बहते हुए पाइप और पानी के, क्या कह रहा हूँ, सुनिए दोबारा, सॉरी, पाइप के अंदर बहता हुआ वाटर किसका एग्जांपल है? डायनामिक फ्लूइड का। ठीक है, डायनामिक फ्लूइड के अंदर सबसे पहले आती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले क्या आती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या होती है देखें, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मास कंजर्वेशन या वॉल्यूम कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है। मास कंजर्वेशन और वॉल्यूम कंजर्वेशन भी कह देते हैं इसको, क्योंकि डेंसिटी सेम होती है। वॉल्यूम कंजर्वेशन तो कभी कभार पूछ लिया जाता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस पे बेस्ड है? मास कंजर्वेशन और वॉल्यूम कंजर्वेशन पे। कोई भी ऑप्शन आ सकता है, अगर दोनों आ जाए तो मास कंजर्वेशन आपको टिक लगाना है। ठीक है, कैसे होता है देखो, ये मैंने डायग्राम ऊपर बना दिया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। ये मैंने एक पार्ट लिया, किसी पाइप का पार्ट है, ये कोई पाइप है लंबा सारा, उसका छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, मतलब इसके पीछे भी पाइप है और आगे भी पाइप है। अपन तो एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेके उसको देख रहे हैं। तुम देखो कि इस क्रॉस सेक्शन में पीछे से पानी आ रहा होगा और पानी आगे भी जा रहा होगा। ये क्रॉस सेक्शन वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, पाइप छोटा यहाँ से पतला है और यहाँ से मोटा है। ठीक, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है और यहाँ से जो पानी निकल रहा है उस टाइम वेलोसिटी V1 है। यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया A2 है और यहाँ से जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है। समझ आई चीज़ें? क्लियर है बातें? तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है देखो, हमें पता है इस सेक्शन में जितना पानी घुसेगा एक सेकंड में, जितना पानी एक सेकंड में घुसेगा उतना का उतना पानी एक सेकंड में निकलेगा। अब सर टाइम का क्या मतलब हुआ? अरे भैया यहाँ पे 10 मिनट में मान लो 5 लीटर पानी आ रहा है और यहाँ पे 15 मिनट में 5 लीटर निकल रहा है, इसका मतलब पानी तो बीच में इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? इसका मतलब जितने टाइम में यहाँ से जितना पानी घुसेगा उतना का उतना पानी उतने टाइम में यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी पानी लगातार बहता रहेगा। समझ आ रही है? जितना पानी यहाँ पर जितने टाइम में घुसेगा, मान लो T टाइम में m मास पानी घुसता है, तो यहाँ से T टाइम में m मास ही निकलना पड़ेगा। समझ आई चीज़ें? यानी dm/dt, यानी पानी की जो रेट है वो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग होनी चाहिए। जितना पानी पर यूनिट टाइम में घुसेगा उतना पानी पर यूनिट टाइम में निकलेगा। तो dm/dt इन इक्वल टू dm/dt आउट होना चाहिए। ठीक, अभी समझ आई चीज़ें? मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। अरे मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी है? जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, अभी पानी मान रहे हैं तो पानी की डेंसिटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है कहीं पर, इंटू डिस्टेंस। मान लो कोई x डिस्टेंस कवर कर रहा है dt टाइम में, सेम की सेम चीज़ मैंने इधर लिखी, रो ए एक्स। ठीक, अब तुम देखो इधर से डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पानी ही बह रहा है, पानी की डेंसिटी तो थ्रू आउट दी मोशन सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, इसलिए मैंने एरिया को A1 लिखा और यहाँ पे एरिया को A2 लिखा। बाकी बच गया dx/dt। dx/dt क्या होती है? वेलोसिटी। तो dx/dt इनसाइड इक्वल टू dx/dt आउटसाइड। ठीक है, तो A1 V1 इक्वल टू A2, क्योंकि dx/dt क्या होती है? वेलोसिटी होती है। समझ आई चीज़ें? तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या निकल के आई? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। एरिया इंटू वेलोसिटी का मल्टीपल कांस्टेंट रहता है। एरिया इंटू वेलोसिटी का मल्टीपल कांस्टेंट रहता है। आपने ये एग्जांपल देखा भी होगा लाइव। जैसे आप किसी, मान लो पाइप से, जो पाइप होता है पानी छिड़कने वाला, उस पाइप से आप किसी पौधे को पानी दे रहे हैं। अचानक अपन क्या करते हैं, पानी अगर दूर तक देना हो तो अपन आगे से पाइप को थोड़ा एरिया कम कर देते हैं, या तो पाइप को पिचका देते हैं या एक साइड से बंद कर देते हैं, तो पानी दूर तक जाता है। यानी अपन ने एरिया कम किया तो वेलोसिटी बढ़ गई, इसलिए एरिया इंटू वेलोसिटी का मल्टीपल कांस्टेंट रहता है। समझ आई चीज़ें?
क्लियर बातें? तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? A1V1 इक्वल टू A2V2। समझ आई चीज़? वॉल्यूम रेट फ्लो, एरिया इंटू वेलोसिटी के मल्टीपल को वॉल्यूम रेट फ्लो कहते हैं भैया। एरिया इंटू वेलोसिटी के मल्टीपल को क्या कहते हैं? वॉल्यूम रेट फ्लो कहते हैं, ध्यान रखें। वॉल्यूम रेट फ्लो को Q से डिनोट किया जाता है या R से डिनोट किया जाता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, R या Q से। तो Q क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी? एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी क्या निकल के आती है? यूनिट निकल के आती है। तो वॉल्यूम रेट फ्लो क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। एक चीज़ और आती है, मास रेट फ्लो। मास रेट फ्लो, तो भैया मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रेट फ्लो अगर A इंटू वी है तो मास रेट फ्लो होगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। और मास रेट फ्लो क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रेट फ्लो। और मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना। तो मास रेट फ्लो का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रेट फ्लो। वॉल्यूम रेट फ्लो क्या है? एरिया इंटू वेलोसिटी, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास रेट फ्लो आ जाएगा। तो मास रेट फ्लो क्या है? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम। यूनिट पूछी जाए तो यूनिट आएगी, एक तो यूनिट होगी मास रेट फ्लो। रेट का मतलब बाई टाइम होता है, मास का मतलब तो एक तो होगी केजी पर सेकंड, और यहाँ से निकाला जाए तो अगेन कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगी केजी पर सेकंड। समझ आ रही है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये तो अभी तक क्रॉस सेक्शन एग्जैक्ट वेलोसिटी और एरिया एक दूसरे के पैरेलल थे भैया। इसका एरिया भी किधर की तरफ है? इधर की तरफ, और वेलोसिटी भी इधर की तरफ। एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, पहले भी बताई थी। इसका एरिया किधर की तरफ है? इधर की तरफ, और वेलोसिटी भी इधर की तरफ, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर दोनों एक दूसरे के किसी एंगल पे आ जाए, कि मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है इस तरह का टेढ़ा, यानी इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर की तरफ, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो क्रॉस सेक्शन इस तरह का है तो इसका एरिया इधर की तरफ होगा, और पानी बह रहा है इस तरह, तो दोनों के बीच में एंगल आ गया थीटा। तब वॉल्यूम रेट फ्लो क्या लिखेंगे? तब हमें लिखना पड़ेगा एरिया का इधर की तरफ कंपोनेंट, यानी ए कॉस थीटा। तो क्यू आएगा एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। समझ आए चीज़ें? ए का इधर की तरफ कंपोनेंट तो ए कॉस थीटा इंटू वी। और हमें ये पता है कि ये दोनों एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्यू बराबर क्या आ गया? ए डॉट वी। समझ आए चीज़ें? डॉट प्रोडक्ट, या इसको लिख सकते हैं A1 डॉट V1 बराबर A2 डॉट V2। समझ आ रही है चीज़ें? ये भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इतने अभी तक अपन ने जो डायनामिक फ्लूइड पढ़ा, इसके अंदर अपन ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मास कंजर्वेशन या वॉल्यूम कंजर्वेशन पे बेस्ड है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? A1V1 इक्वल टू A2V2। हेलो, देख रहा मोनू। समझ आई चीज़ें? तो वॉल्यूम रेट फ्लो क्या होता है? A1V1 A इंटू वी, और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या? A1V1 इक्वल टू A2V2। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। सॉरी, फ़ोन आ गया था बीच में, कोई कॉल आ गया था। मास रेट फ्लो क्या होती है? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। क्लियर बातें? और अगर वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना होगा तो A1 डॉट V1 इक्वल टू A2 डॉट V2। क्लियर बातें? आगे चलें तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। इसी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। देखिए, ये हमारे पास पाइप है, ठीक। इसका एरिया 6 मीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। इसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, तो आपको पूछा गया वेलोसिटी कितनी होगी। ये दो पाइप से जुड़ के एक तीसरा पाइप बन रहा है, यानी दो पाइप पीछे से ऐसे लगे होते हैं ना, दो पाइप आते हैं और आगे एक पाइप में जुड़ जाते हैं। होता है कि नहीं होता? होता है। तो आपसे पूछा गया इस पाइप के अंदर पानी किस रेट से फ्लो या किस वेलोसिटी के साथ बह रहा होगा। तो हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंदर पढ़ा A1V1 इक्वल टू A2V2। वो तो दो के लिए था, यहाँ पे 3 आ गए, 4 आ गए, कुछ भी आ जाए। तो जब 2 3 4 आ जाए तो लिखते हैं आने वाला बराबर जाने वाला, आने वाला बराबर जाने वाला। तो इससे वाटर आ रहा होगा इस तरह, इससे भी आ रहा होगा और इसमें ऐसे जा रहा होगा। समझ आ रही है?
तो आने वाला बराबर जाने वाला, या जो तीसरे से जुड़े हुए हैं उनका समेशन इक्वल टू तीसरा। तो ध्यान रखेंगे आने वाला बराबर जाने वाला से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से वाटर आ रहा है 6 × 3, इसका एरिया इंटू वेलोसिटी कितना हो गया 6 × 3, प्लस यहाँ से भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 3 × 2, और इसमें जा रहा है इसलिए 5 × वेलोसिटी। यहाँ से सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ आई इससे? तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो अपन क्या लिखेंगे, आने वाला बराबर जाने वाला, यानी a1v1 प्लस a2v2 इज इक्वल टू a3v3। समझ आई इससे? a1v1 प्लस a2v2 इक्वल टू a3v3। क्लियर बातें? समझ आया होगा आपको? तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखें, आने वाला बराबर जाने वाला। ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हीट ट्रांसफर में, वहाँ पे भी करेंगे आने वाला बराबर जाने वाला। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आपके पास एक नल दिया गया है, टूंटी दी गई है, नल दिया गया है, नल से पानी आ रहा है नीचे की तरफ, नल का जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है एरिया 10 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से जब नल से वाटर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अरे यहाँ से जब पानी निकला उस टाइम ये जो नल होता है, नल के नीचे क्रॉस सेक्शन दिया होता है, आपको पता है टूंटी के नीचे क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया इतना है और वेलोसिटी इतनी है। हमें पता है पानी नीचे की तरफ आएगा, तो पानी का आपने देखा होगा पानी इस तरह आता है, यहाँ से तो क्रॉस सेक्शन से निकलते टाइम इस तरह, और यहाँ से नीचे आते थे पतला होता जाता है। तो आपसे ही पूछा गया है जब ये 10 मीटर की हाइट पे आ जाएगा पानी, उस टाइम यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा पानी का। समझ आ रही है? टूंटी जो है उसका एरिया इतना है, वेलोसिटी इतनी है। जब ये पानी 10 मीटर की हाइट नीचे हाइट पे आ जाएगा तो उस टाइम एरिया बताइए। ठीक, ये हमसे पूछा गया है। तो हम तो इतना जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाना जानते हैं, a1v1 इक्वल टू a2v2। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर एरिया पूछा है तो यहाँ पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी पता कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से। किससे करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से। v² इक्वल टू u² प्लस 2gh, तो v² इक्वल टू यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10, तो v² कितना आ गया 225, 100 200 प्लस 25 225, तो v कितना निकल के आ गया 15 मीटर पर सेकंड। यानी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई, एरिया में निकालना है और यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी पता है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा देंगे, a1v1 इक्वल टू a2v2, तो 10 × 5 इक्वल टू 15 × a, एरिया निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। समझ आई चीज़ें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आया? आगे चलें। आसान क्वेश्चन है, आसान टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पाइप है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अलग है इसका, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अलग है। यहाँ से जो पानी निकल के कुछ नीचे जाके गिरेगा तो आपसे पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड है या वाटर है उसकी रेंज बतानी है आपको। रेंज कैसे, आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ऐसा क्वेश्चन कहाँ से पढ़ा था, कौन से कॉन्सेप्ट पे पढ़ा था, प्रोजेक्शन थ्रू ए टावर, प्रोजेक्शन थ्रू ए टावर। तो सबसे पहले हमें अगर यहाँ पे एरिया दे रखा है तो यहाँ पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तभी तो हम रेंज निकाल पाएंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए देखो, ये जो पिस्टन है, या इस ऐसे मान लीजिए यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर, और यहाँ की वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। समझ आ रही है? यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी हमें पता नहीं, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं आसानी से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, a1v1 इक्वल टू a2v2, तो 10 × 1 इक्वल टू 10 × 10⁻⁴, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितने निकल के आएगी 10⁴ मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रही है काफ़ी हाई है, 10⁴ मीटर पर सेकंड। लेकिन हमसे रेंज पूछी गई है। अब रेंज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, vx × t। vx यहाँ से वेलोसिटी इधर की तरफ निकलने वाली कितनी आ गई 10⁴, और टाइम कितना होता था √2h/g। h कितना दे रखा है 80 मीटर, तो 2 × 80/g की वैल्यू 10, तो ये निकल के आ गया 40 किलोमीटर। समझ आई चीज़ें? 40 किलोमीटर या 4 × 10⁴ मीटर। समझ आई चीज़ें? तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरी कहानी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, किस तरह के एग्जाम्पल बनते हैं। समझ आई चीज़ें? तो ये आपको समझ आया होगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे इस तरह के एग्जाम्पल बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मिक्स क्वेश्चन लेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखें भैया अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, सही ढंग से समझने की कोशिश करें। बर्नौली थ्योरम, अगला कॉन्सेप्ट है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक,
क्या होती है उसका मैं प्रूफ कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो रिजल्ट ही याद रखने हैं, प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको लगे नहीं कि मास्टर को आता नहीं है प्रूफ, ठीक है। कई तरीके से प्रूफ करते हैं इसको, मैं 2 तरीके से भी करके दिखा सकता हूँ, देखते हैं टाइम बनेगा तो 2 से, वरना 1 से देख लेते हैं। ये एक पाइप है, आपने देखा होगा ग्राउंड में पाइप बिछे होते हैं अंदर की साइड, ग्राउंड के अंदर की साइड कुछ पाइप बिछे होते हैं, उनमें कुछ हाइट पे होते हैं, कुछ नीचे की तरफ होते हैं। देखा है कैसा? नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो पाइप इस तरह से, कुछ पाइप, ये इस पाइप का कुछ हिस्सा तो एकदम कुछ हाइट पे है और कुछ हिस्सा नीचे की तरफ है। अरे इस पाइप का कुछ हिस्सा तो ऊपर की तरफ है और कुछ हिस्सा नीचे की तरफ है। ऐसा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पूरी कहानी समझ आए। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक हाइट पे आपको मिले पाइप, ठीक, क्वेश्चन आपको एक ही हाइट पे दिया गया हो। तो यहाँ से ये भी एक कुछ कोई पाइप का ही पार्ट है, तो यहाँ से लिक्विड अंदर एंट्री मार रहा है और यहाँ से लिक्विड बाहर की तरफ निकल रहा है। समझ आ रही है? तो आपको बताना है बर्नौली थ्योरम क्या होती है वो समझना है पहले। सबसे पहले यहाँ पे अगर एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, तो हम तो ये जानते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2। एक इक्वेशन तो हम जानते हैं सही ढंग से, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक। ये जो सेक्शन है ये ग्राउंड से H1 हाइट पे है और ये जो सेक्शन है ग्राउंड से H2 हाइट पे है, ठीक। और ये ग्राउंड बनाया गया है। ये जो सेक्शन है ग्राउंड से H1 हाइट पे, ये जो सेक्शन है ग्राउंड से H2 हाइट पे, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी मान ली? 0 मान ली। समझ आई चीज़ें? तो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर। ये जो प्रेशर है ये भी तो वर्क डन कर रहे होंगे। एक तो ग्रेविटी वर्क डन कर रही है क्योंकि ऊपर जा रहा है लिक्विड, और एक प्रेशर भी वर्क डन कर रहा है। यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, तो तेज़ कम का फर्क पड़ेगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये फॉर ए dt टाइम यानी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mgh होता है। मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, छोटा सा मास, ठीक। तो छोटा सा मास होगा तो तुम बताओ कि यहाँ पे पार्ट पहले मास यहाँ पर था और फिर यहाँ पे गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h2 माइनस h1। और यहाँ से लेंगे तो h2 माइनस h1 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और इतना डिस्प्ले, पानी यहाँ से निकला था और कहाँ पे पहुँचा? यहाँ पर पहुँचा, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना। दिस हाइट इज h2 माइनस h1। और ग्रेविटी नीचे की तरफ है और पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे यहाँ से लेके पहले इस लेवल पे था, अब ये इस लेवल पे, तो पानी ऊपर गया है, इसका मतलब ग्रेविटी एंड वर्क डन नेगेटिव किया होगा। तो माइनस dmg h2 माइनस h1। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया h2 माइनस h1, प्लस वर्क डन बाई प्रेशर। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो यहाँ का प्रेशर P, पहले वर्क डन निकाल लेते बाद में देखेंगे। तो फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया, और ds क्या हो गया? यहाँ से वेलोसिटी या dx ले लेते हैं इसको, ठीक। क्लियर बात है? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। dx क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। और x क्या होता है? v इंटू टी, तो dx हो जाएगा v इंटू डी टी। तो इसका वर्क डन क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर इधर की तरफ, एरिया भी इधर की तरफ मान लेते हैं। एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ, तो P1 A1 इंटू V1 dt, ठीक। यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा बाहर से इधर की तरफ लगेगा, और एरिया वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है, तो माइनस आएगा क्योंकि प्रेशर इधर की तरफ यानी फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ और पानी बह रहा है इधर की तरफ, तो नेगेटिव वर्क डन होगा। माइनस P2 V2 A2 dt। समझ एक से? या P2 A2 तो हो गया प्रेशर यानी फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया, दिस प्रेशर इंटू एरिया तो हो गया फोर्स, इंटू वेलोसिटी इंटू dt क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये तो हुआ वर्क डन, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे V1 है, तो हाफ dm V2 स्क्वायर माइनस हाफ dm V1 स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं आप dm लिखें, आप m लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। dm इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि छोटे से पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, आप m लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसको रीअरेंज करते हैं। माइनस dmg h2 माइनस h1, इसको ऐसा लिखा, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को ऊपर नीचे मैंने रो से मल्टीप्लाई कर दिया, रो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? तुम देखो, ये हमारा क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, v इंटू डी टी डिस्प्लेसमेंट था। a इंटू डी एक्स क्या हो गया? एरिया इंटू लेंथ, दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। अरे डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया क्या हो गया? वॉल्यूम, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया? मास हो गया। समझ आई चीज़ें? दिस इज द मास, तो ये भी dm, ये भी dm, इधर भी dm बन गया। समझ आई चीज़ें? तो सारे dm एक दूसरे से कॉमन आके कैंसिल आउट हो गए, इसलिए मैंने ऐसा ऊपर नीचे रो से मल्टीप्लाई किया। क्लियर बात है? तो dm कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा माइनस जी h2 माइनस h1,
प्रेशर बाय डेंसिटी, ये भी प्रेशर बाय डेंसिटी, और ये चीज़ बची, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस रो जी, अब मैंने रो से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन निकल के आया। ठीक, रो से मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन निकल के आया। अब मैंने पूरी इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा माइनस रो जी एच टू, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो प्लस का रो जी एच टू, पी टू को भी इधर ले गया तो पी टू, और रो बाई टू वी टू स्क्वायर इधर था ही, रो बाई टू इधर वी वन स्क्वायर को इधर ले आया तो इक्वेशन निकल के आया। यानी रो जी एच वन प्लस प्रेशर प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच टू प्लस पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा कि इधर वाली टर्म बराबर इधर वाली टर्म आ रही है, यानी प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू क्या निकल के आया, कांस्टेंट निकल के आया। समझ आई चीज़ें, क्लियर है बातें। प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। तो बर्नौली इक्वेशन जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है मैंने प्रूफ कर दिया है। जिसको समझ आया प्रूफ बढ़िया, नहीं समझ आया दोबारा ट्राई करें, 3 बार ट्राई करें, नहीं समझ आया पूछ लें, और भी नहीं समझ आए तो छोड़ सकते हैं। आपको इनडायरेक्टली फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे जे एडवांस पूछे मेंस पूछे, इसी फॉर्मूले पे पूछे गए हैं। पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इसको अपन कह सकते हैं रो जी एच एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे मास में तभी तो बनेगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, डिवाइड बाय वॉल्यूम करो तो एम बाई वी क्या हो गया, डेंसिटी, तो रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, and this is the pressure energy per unit volume, pressure energy per unit volume। समझ आई चीजें, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर ही होता है। समझ आई चीजें, तो ये चीज़ भी कह सकते हैं। अगर इस पूरी टर्म्स में मैं रो जी का डिवाइड कर दूं, किसका डिवाइड कर दूं, रो जी का। ध्यान रखें बर्नौली इक्वेशन ओनली इतनी है जिसको आपको आनी चाहिए, लेकिन कभी कभार इन टर्म्स को पूछ लिया जाता है। अगर रो जी से डिवाइड कर दें तो पी बाई रो जी, ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी बाई रो जी को कहते हैं प्रेशर हेड, इंजीनियरिंग की लैंग्वेज है, ये टॉपिक इंजीनियरिंग का है। तो कभी कभार ये आरपीएमटी जब हुआ करता था तो उसने डायरेक्ट पूछ लिया था कि पी बाई रो जी क्या होता है, तो पता था, जिसको पता किसको होगा भैया, ये चीज़ें इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं। तो पी बाई रो जी इज प्रेशर हेड, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी हेड, और इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी हेड। ठीक है, ये कोई टर्म है, याद रखें, पूछी जा चुकी है इसलिए मैंने बता दी। समझ आई चीज़ें। तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन निकल गया। बर्नौली इक्वेशन क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमेशा 2 पॉइंट के बीच में लगेगा, मैं समझाऊंगा कैसे लगेगा। और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। समझ आई चीज़ें, किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम दोनों को मिला के फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। पहला एग्जांपल ये है कि ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, इसके एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से जो वाटर आ रहा है V1 वेलोसिटी से, इधर V2 से। इफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 इज 4 atm, 1 और 2, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, यहाँ पे 4 atm है, देन फाइंड मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट पूछी गई है। पहला तो V1 V2 के अंदर रिलेशन निकाल लेते हैं। तो V1 V2 के अंदर रिलेशन निकालेंगे तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज ऑलवेज वैलिड। ठीक, तो V2 निकल के आ गया V1/4, V1 V2 में रिलेशन निकल के आ गया। ठीक, उसके बाद हमें पता है V1 V2 में तो एक रिलेशन, ये तो रिलेशन निकल के आया, लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए तो फिर लगाएंगे अपन बर्नौली थ्योरम। बर्नौली इक्वेशन कैसे लगती है सही ढंग से समझते जाना भैया। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 मान लेते हैं, तो P1 प्लस रो जी H1, ठीक है, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सबसे पहले आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट चूज कर लेना है, तो मैं इसी लाइन को ही पोटेंशियल एनर्जी 0 की लाइन मान लेता हूँ। तो P1 तो प्रेशर P1 हो गया, यहाँ पे रो जी H1 0 हो गया क्योंकि इसी लाइन को मैंने 0 माना है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी V1 है,
P2 प्लस रो जी एस टू, क्योंकि सेम लाइन है तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ से निकल के आया P2 माइनस P1 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू हाफ रो V2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे या V1 की वैल्यू उठा के रखेंगे तो 15 V2 स्क्वायर। P2 माइनस P1 हमें दे रखा है 4 ATM। 4 ATM का मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल होती है। 4 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इक्वल टू हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू पावर 3 15 V2 स्क्वायर। तो V2 यहाँ से निकल के आ गया, V2 स्क्वायर निकल के आइए तो V2 निकल के आया अंडर द रूट 160/3। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पूछी थी, ये V2 आ गया तो हम इसकी हेल्प से V1 भी निकाल सकते हैं 4 इंटू V2। लेकिन हमसे पूछा गया था मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट होता है dm/dt यानी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, बता चुका हूँ मैं। तो डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी कोई भी पकड़ लें आप, चाहे इधर वाला पकड़ लें चाहे इधर वाला पकड़ लें, आपकी मर्जी है। इधर वाला अगर मैं पहले वाला पकड़ूंगा तो एरिया होगा 10 टू पावर -4, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू यहाँ की वेलोसिटी V1। अगर आप एरिया यहाँ के लेंगे तो वेलोसिटी भी यहाँ की लेनी पड़ेगी, यानी एरिया इक्वल टू आएगा 4 इंटू 10 टू पावर -4 यहाँ पे इंटू वेलोसिटी कितनी आ जाएगी V2 आ जाएगी। समझ आई चीज़ें? तो ये हम यहाँ पे हमने निकाल लिया क्या, मास फ्लो रेट निकाल लिया। समझ आई चीज़ें? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।